चलिए दोस्तों, आइए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इस उमाकांत सर के जीएस क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। तो हम इस क्लास के बारे में अगर चर्चा करें तो इससे पहले की जो क्लास है उसके बारे में अगर हम बताएं तो स्वरों का जो विभाजन था, तो सबसे पहले हमने जो स्वर का विभाजन किया था कल की क्लास में, तो पहला जो था जन्म के आधार पे। ठीक है, जन्म के आधार पे जो मैं स्वर को विभाजित किया था वो 3 भाग थे। कौन कौन सा? पहला जो था आपका जन्म के आधार पे, वो क्या था भैया? आपका मूल स्वर, उसी को हम जड़ स्वर करते हैं, है ना। मूल स्वर जो था उसी को हम जड़ स्वर करते हैं। दूसरा जो विभाजन था, जो आपका दूसरा था, उसे हम कहते हैं क्या? दीर्घ या, उसी को हम कहते हैं सजातीय स्वर। ठीक है, ये देखिए जन्म के आधार पे हम बांट रहे हैं। कल की क्लास को याद अगर किए होंगे या आप लिखे होंगे तो इस बात से आप वाकिफ होंगे कि कल की क्लास ही सर आज रिपीट कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं थोड़ी सी। उसमें का जो चीज़ बच गया उसे आज बता देंगे और आगे आज हम व्यंजन को भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जो जन्म के आधार पे है, पहला आपका हो गया क्या? मूल व्यंजन, या इसी को हम कहते हैं क्या दोस्तों? मूल, या इसी को हम कहते हैं कि आपका जड़ स्वर। ठीक है, दूसरा आपका जो है मूल व्यंजन में आपका जो आता है अ, ई, उ और री। क्यों मूल व्यंजन? हमने बताया क्योंकि इन्हीं स्वरों से अन्य स्वरों का क्या होता है? निर्माण होता है ना। मूल व्यंजन से ही अन्य स्वरों का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी कि जो आपके 4 स्वर हैं उन्हीं से आपके 7 स्वर और भी बनेंगे। तो 7 और 4 अगर हम जोड़ेंगे या हम उसे जमा करेंगे तो कितना होगा? आपके 11 हो जाएंगे। तो स्वर कितने हो जाते हैं? आपके 11। दूसरा वहीं पे मैंने बताया था आपको दीर्घ या सजाती स्वर। दीर्घ मतलब दोस्तों होता है बड़ा, सजाती मतलब जो समान जाति से जिनका निर्माण हुआ है उसी को हम सजाती करते हैं। ठीक है, तो अ जमा अ करेंगे तो आ बनेगा, ई जमा ई करेंगे तो दीर्घ ई बनेगा, और उ जमा उ करेंगे तो दीर्घ उ बनेगा। तो एक बात ध्यान और कंठस्थ रखिएगा कि ये अपने समान वर्ण से इनका निर्माण हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? सजातीय व्यंजन, सजातीय स्वर। ठीक है, आगे आपका अगला जो मैंने बताया था आपको संयुक्त या विजातीय स्वर। संयुक्त या विजातीय स्वर कौन कौन से हैं? तो संयुक्त या विजातीय जो स्वर हैं वो भी आपके कितने? 4 हैं। संयुक्त की परिभाषा सीधी सी होती है कि जहाँ पे 2 स्वरों का निर्माण जब हो तो उसके मध्य में कोई भी व्यंजन न आए तो उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर कहेंगे। वहीं अगर संयुक्त व्यंजन की अगर परिभाषा बताना हो तो क्या कहेंगे? जहाँ पे 2 व्यंजनों के मध्य में किसी भी स्वर का न आना हो तो वहाँ पर उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो संयुक्त की परिभाषा समझिएगा। तो संयुक्त हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जहाँ पे 2 स्वरों का निर्माण होता है और अपने अलग अलग जातियों से होता है, अलग अलग वर्णों से होता है, इसलिए हम उसे संयुक्त या विजातीय स्वर कहते हैं। और संयुक्त या जो विजातीय स्वर हैं वो आपके कितने? 4 हैं। ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ। इनका जो निर्माण होता है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो कल की क्लास अगर मैं चर्चा किया था तो आप देखे होंगे ए, ऐ और ओ, औ का जो निर्माण होता है वो किन किन वर्णों से होता है। अगर मैं उसके बारे में अगर बात करूं तो ए का जो निर्माण होता है वो होता है किससे है दोस्तों? तो अ जमा ई से ए का निर्माण, और ऐ का निर्माण जब होगा तो किससे होगा? अ जमा ए से ऐ का निर्माण हो जाएगा। ओ का निर्माण किससे होगा? अ जमा ओ से। वहीं अ का जो निर्माण होगा अ जमा ओ से। तो देख रहे हैं ये अपनी एक अलग अलग वर्णों से इनका निर्माण हो रहा है, इसलिए हम ये कहते हैं विजातीय स्वर। ठीक, इसी को हम कहते हैं संयुक्त स्वर। यहाँ तक की बातें कंठस्थ हो गई। ये हो गया आपके जन्म के आधार पे। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद मैंने आपको बताया था दूसरा जो विभाजन कल का किया था श्वास के आधार पर। किसके आधार पे? श्वास के आधार पर। जो श्वास के आधार पे होते हैं दोस्तों ना, वो क्या होते हैं? श्वास के आधार पे कौन कौन से? तो एक बात कंठस्थ रहे कि श्वास के आधार पे आपके भी यहाँ 3 होंगे, एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर उन्हें कहेंगे वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए एक मात्रा काल का समय लगे। ठीक है,
वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए एक मात्रा काल का क्या लगे समय लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, एक मात्रिक स्वर। जैसे आप बोलेंगे, मैं 4 वर्ण की बात कर रहा हूँ जिसे एक मात्रिक स्वर के श्रेणी में रखा गया है। अ ई उ री अ ई उ री। अ ई उ री को हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि इनका जो उच्चारण होगा एक मात्रा काल का समय लेता है। जैसे आप तुरंत बोलिए अयूरी, तो तुरंत बोल ले रहे हैं, इसका मतलब आपने इसको बोलने में जो आपकी प्राण वायु है वो क्या है, कम समय ले रही है, और कम लागत के साथ या कम आपके बॉडी एक्सपेंशन के साथ कम समय में या कम खर्चीली वायु के साथ बाहर इन वर्णों का उच्चारण हो रहा है। ठीक। दूसरा है भैया द्विमात्रिक। द्विमात्रिक आप देख रहे हैं, द्विमात्रिक उनको कहेंगे जो एक मात्रा से अधिक समय ले, जो एक मात्रा से कहीं कहीं क्या ले, अधिक समय ले, उसे हम द्विमात्रिक वर्ण या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे में आपका हो जाता है क्या भैया, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, फिर ए आई ओ औ, ये आपके हो जाते हैं क्या, आपके द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक उन स्वरों को कहेंगे जिनका उच्चारण करने के लिए, वे स्वर जिनका उच्चारण करने के लिए आपको द्विमात्रा काल का क्या लगे, समय लगे, उसे हम द्विमात्रिक कहते हैं। जैसे में आपका आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके देखेंगे आपके साथ हैं जो द्विमात्रिक हैं। ठीक है। अच्छा, जो आपका एक मात्रिक है उसी को हम ह्रस्व भी कहते हैं। एक बात कंठस्थ रहे, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्रस्व भी कहते हैं। द्विमात्रिक जो हो गया। अब त्रिमात्रिक की मैंने कल बात किया था, तो त्रिमात्रिक में आपको मैंने बताया था उसी को हम प्लुप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लुप्त। प्लुप्त वे वर्ण होते हैं जिनमें हिंदी का 3 का उपयोग किया जाता है। जो हिंदी का 3 होता है दोस्तों, उसका उपयोग किया जाता है और इसी को हम त्रिमात्रिक करते हैं। ये जो वर्ण है और ये जो वर्ण ये जहाँ भी लगा होता है हिंदी का 3, इसका मतलब ये होता है कि उस शब्द का उच्चारण 3 मात्रा काल तक करना है। जैसे मैं अगर यहीं पे लिखूं राम, यहीं पे लिखूं क्या, ओम, तो अब ये 3 जो है ना वो ज्ञात करवा रहा है कि इस वर्णों का जो, इन शब्दों का जो उच्चारण होगा 3 मात्रा काल तक होगा, क्योंकि ये प्लुप्त वर्ण है। या किसी को दूर से बुलाना हो, या कोई संस्कृत का कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें 3 मात्रा काल या त्रिमात्रिक का प्लुप्त स्वरों में उन्हें लिखा जाता है। बात समझ में आई? जैसे आप बोलिएगा राम, ओम, तो आप इन वर्णों का या इन शब्दों का जब उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं आप, आपकी जो सांसें हैं, आपकी जो वायु है, आपकी जो प्राण वायु है, कहीं कहीं द्विमात्रिक और एक मात्रिक की अपेक्षा कहीं कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे त्रिमात्रिक करते हैं। अच्छा, ये आपके 2 विभाजन कल के हो गए। अभी कल ही का मैंने एक और विभाजन किया था, वो किया था जिह्वा के आधार पे। किसके आधार पे? जिह्वा के आधार पे भी 3 भागों में बांटा गया था। पहला आपका अग्र था, दूसरा मध्य था, तीसरा पश्च था। तो जिह्वा के आधार पे जो अग्र भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो कौन कौन सी हैं? ई उ ऊ। ठीक है, ई ए आई सॉरी ई और ए आई, ए आपके क्या है भैया, जिह्वा के आधार पे अग्र भाग से इन वर्णों का क्या होता है, उच्चारण होता है। और जो मध्य भाग में आता है वो कौन सा होता है, आपका अ, क्या होता है, केवल अ। उसके अलावा जो बच जाते हैं वो किस में चले जाते हैं, आपके पश्च स्वर, जो जिह्वा के पिछले हिस्से में उनका उच्चारण होता है। ठीक है, तो ये आपके पहला आपका अग्र हो गया, दूसरा मध्य होगा, तीसरा क्या होगा, पश्च हो गया। अब इसके बाद जो मैं चौथा विभाजन किया था वो था मुख विवर या मुखाकृति के आधार पर। मुख विवर या मुखाकृति के जो आधार पे होता है, आज हम इसको देखेंगे मुख विवर के आधार पे। मुख विवर के आधार पे जो आपके स्वरों का विभाजन हुआ 4 भागों में। पहला आपका समृद्ध स्वर, दूसरा अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा अर्ध विपरीत स्वर और चौथा विपरीत स्वर। इनके बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जो आपका समृद्ध स्वर होता है, समृद्ध का जो अर्थ होता है बंद, क्या होता है, बंद, या इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोज। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण मुख बंद करके भी किया जा सकता है उसे हम कहते हैं समृद्ध स्वर। वे स्वर कौन कौन से हैं? ई और उ। ठीक है, बोलिएगा ई उ। तो क्या होता है, इन वर्णों का हम उच्चारण मुख बंद करके भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं समृद्ध स्वर।
अर्धसमृद्ध का मतलब ये होगा कि आधा बंद हो, क्या हो, इसको आधा, हाफ क्लोज, आधा बंद, ठीक है, आधा बंद करके, अपने मुंह को आधा बंद करके इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हम इसे कहेंगे अर्धसमृद्ध स्वर। ये देखिए समृद्ध, यहाँ पे अर्ध जुड़ा है, अर्ध मतलब आधा, आधा जो बंद हो जिस मुख में उसे हम अर्ध। इसमें आते हैं ए और ओ, बोलिएगा ए और ओ को आप आधे मुख से इनका उच्चारण कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है भैया अर्ध विपरीत स्वर, और यहाँ पे दिया विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत और विपरीत को पहले समझ लेते, फिर उसके बाद अर्ध विपरीत को। अर्ध विपरीत जो होता है ना, और विपरीत का अर्थ होता है भैया खुला हुआ, क्या, खुला हुआ। खुला हुआ का मतलब कि आपका मुख ऐसे वर्ण जो जिनका उच्चारण करने पे आपका मुख पूरा खुल जाए। जैसे बोलिए आ बोलेंगे तो आपका मुख पूरा फैल जाएगा या खुल जाएगा। बोलिए आ, तो आ बोलने पे देखिए तो आ जो विपरीत होता है, विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ, ठीक है। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख खोल के किया जाए या मुख खुल जाए उसी को हम कहते हैं विपरीत। वे कौन से होते हैं आपके, आ, इसी को हम कहते हैं आपको विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत की मैं बात करूं, अर्ध विपरीत मतलब कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख का कम खुलना या मुख का आधा खुलना, ठीक है, मुख का आधा खुलना, मुख का जो आधा खुलना होता है या मुख का जो कम खुलना होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, अर्ध विपरीत स्वर। उसमें आते हैं ए ऐ ओ, ए ऐ औ, ए ऐ औ, ए ऐ औ स्वर इसमें आते हैं। किसमें, अर्ध विपरीत स्वर में। मुझे ज्ञात है, यहाँ तक ज्ञात हो सकते ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसको देखिए समृद्ध स्वर, समृद्ध का अर्थ होता है बंद, मतलब क्लोज। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख बंद करके भी किया जाता है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण आधा मुख बंद करके किया जाता है उन्हें अर्ध समृद्ध कहते हैं। अर्ध विपरीत जिनका, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण आधा मुख खोल के भी हम कर सकते हैं, यहाँ देखिए बंद के खुलने के तात्पर्य में है, ठीक है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण पूरा मुख खोल के हम कर सकते हैं वे वर्ण है आपके आ। तो कंठस्थ ये हो सकता है समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध विपरीत और विपरीत। हो गया कंठस्थ। आगे हम चलते हैं ओष्ठ के आधार पे। अभी आप देख रहे थे मुख के आधार पे, लेकिन अब किसके आधार पे देखेंगे, ओष्ठ के आधार पे। ओष्ठ के आधार पे जो बांटा गया, जो वर्गीकरण किया गया, पहला वर्तुल, दूसरा अवर्तुल, तीसरा प्रसरित। वर्तुल स्वर वही होते हैं जो ओष्ठ के आधार पे बोले जाते हैं। वर्तुल का मतलब होता है क्या भैया, कि गोल, ठीक है। ओष्ठ का गोल हो जाना या ओठ का आपके गोलाकार हो जाना उसी को हम कहेंगे वर्तुल। जैसे बोलिएगा इसी को गोल लिखने में सही नहीं लग रहा है तो लिख दीजिएगा वृत्त। क्या लिख देंगे, वृत्त। और वृत्त का मतलब होता है भैया क्या, कि ओठ का वृत्त नुमा मुड़ जाना ही क्या कहलाएगा, वर्तुल कहलाएगा। जैसे बोलिए उ ऊ ओ औ, उ ऊ ओ औ। देखेंगे आप अपनी ओठ की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, वर्तुल स्वर में वृत्त नुमा हो रही है ना। जब वृत्त नुमा जब हो रही है तो उसी को हम कहते हैं वर्तुल स्वर। बार बार आपके एग्जाम में पूछता है वर्तुल स्वरों की संख्या कितनी, तो 4 है। इनमें से कौन सा वर्तुल है कौन सा नहीं है। तो अभी मैं क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा, लेकिन पहले इस बात को समझ लीजिए वर्तुल किसे कहेंगे। वर्तुल उसे कहेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा ओठ क्या हो, गोल हो जाए, उसी को हम वर्तुल कहते हैं। अगला चलते हैं अवर्तुल। अवर्तुल का मतलब कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे ओठ क्या हो, गोल न हो, क्या हो, गोल न हो। ऐसे अ आ ई आए, ठीक है। ये बात समझ गए। वर्तुल वृत्त जिनमें वृत्त न बने उसे अवर्तुल कहेंगे। अ मतलब नहीं, वर्तुल मतलब गोल, स्वर मतलब स्वर, ठीक। अब यहाँ देखिए प्रसरित स्वर। प्रसरित का मतलब होता है प्रसार। प्रसरित का मतलब क्या होगा, प्रसार। किसका प्रसार, आपके ओठों का प्रसार या ओष्ठ का प्रसार जो होता है, ठीक है। ऐसे वर्ण जिन वर्णों के बोलने के लिए हमारे जो ओठ हो क्या हो, उसमें प्रसार हो। जैसे बोलिए ई ए आई, जब बोलेंगे तो आपके ओठ में क्या होगा, फैलाव होगा। जब फैलाव होगा उसी को हम कह देते हैं प्रसरित स्वर। कई बार आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कर चुका है कि प्रसरित स्वरों की संख्या क्या है, तो प्रसरित स्वर आपके कौन है, प्रसरित स्वर कौन सा नहीं है। तो ए आई आपके प्रसरित स्वर है, इनकी संख्या 4 है, ठीक है। तो ये ओष्ठ के आधार पे मैं भी समझ सकता हूँ आपकी। अब आप लोग को कंठस्थ हो गया होगा, ठीक है। वर्तुल,
अवर्तुल और प्रसरित स्वर। ठीक, अब उसके बाद भैया मैं नासिका के आधार पे बात करूं। नासिका के आधार पे जो बांटा गया दो है, एक अनुस्वार है, दूसरा क्या है, अनुनासिक है। ठीक है, अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार का जो उच्चारण होता है, अनुस्वार हम उसे कहते हैं कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में हमारी जो वायु हो नाक से ज़्यादा तथा मुख से बहुत कम हो, उसको हम अनुस्वार कहते हैं। बात समझ गए? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पे हमारी जो मुख की वायु है नाक से क्या हो, ज़्यादा हो, लेकिन मुख से क्या हो, कम हो, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे बोलिएगा अंगना, तो आपकी नाक में कंपन होगी, इसका मतलब आपके नाक से वायु ज़्यादा निकल रही है, तो उसे हम अनुस्वार कहेंगे। हंस, अंग, देखेंगे आपके नाक में क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। बोलिएगा आप, जय जितना भी मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, आप लोग भी उतना बोल के सीखिएगा। ठीक है, कैसे कैसे हम बोल रहे हैं। तो अनुस्वार का मतलब ये होगा कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में नाक से वायु ज़्यादा तथा मुख से कम निकले, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, जैसे में अंगना, हंस, अंग, कोई भी शब्द आप तैयार करिए जिसपे अनुस्वार लगा हो। ठीक है, अच्छा आगे दूसरा जो है भैया आपका अनुनासिक है। अनुनासिक, अनु जो आपका है भैया, अनुनासिक जो है, अनुनासिक का जो अर्थ होता है कि ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में मुख से वायु ज्यादा निकले और नाक से कम निकले। इसमें देखिए नाक से ज्यादा थी, इसमें नाक से ज्यादा और मुख से कम थी, लेकिन इसमें क्या होगा, मुख से ज्यादा और नाक से कम होगी। तो ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में वायु क्या हो, मुख से ज्यादा हो और नाक से कम हो, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। ऐसे वर्ड कौन कौन से हैं, तो कोई भी वर्ड हो तो ये जो चंद्र बिंदु वाला होता है उसी को हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे अंगना, गांव, आंख आदि कई ऐसे शब्द आप तैयार कर सकते हैं। तो कंठस्थ आप कर सकते हैं नासिका के आधार पे, ओष्ठ के आधार पे और मुख विवर के आधार पे। अगर एक कंठस्थ अगर आज हो गया हो तो कुछ स्वर के ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें हम अलग से भी आपको बता दें। जैसे आपके शिथिल स्वर कौन सा है, कठोर स्वर कौन सा है, अमात्रिक स्वर कौन सा है। ठीक है, उसके बाद आपका भैया सहित वर्ण कौन सा है, उदासीन स्वर कौन सा है। ठीक, इन वर्णों पे इसकी अगर चर्चा कर लें, अगर एक कंठस्थ हो एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। आगे मैं स्वर के कुछ और भी पॉइंट देता हूँ, फिर उसके बाद में व्यंजन आपको कल ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन आप उसे कंठस्थ करते हुए चलिए, है ना। अगर ये हो गया तो आगे चलिए। चलिए ठीक है, आगे चला जाए। तो अब इसे मिटाते हैं। अगला भैया लिखेगा स्वर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, या महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक, स्वर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अगर मैं बिंदु के बारे में अगर बात करूं तो पहला जो बिंदु होगा आपका स्वर का, सबसे पहला जो बिंदु होता है कि पूछा जाता है कि आपके जड़ स्वर कौन सा है। तो जड़ उसे ही हम कहेंगे जो आपका मूल स्वर होता है, उसी को तो जड़ कहेंगे। क्योंकि मूल का मतलब यही होता है, जो आपका जड़ होता है उसी को हम मूल कहते हैं। जैसे आप कोई भी अगर पौधा लाते हैं और पौधे को आप लगाते हैं तो सबसे पहले उसका ऊपरी भाग थोड़ा नहीं लगाते हैं, आप लगाते क्या है, जो नीचे आपका उसमें सोर निकला है उसे ही लगाते हैं ना। तो उसी से पौधा क्या होता है, बढ़ना शुरू होता है। तो उसी तो वही जब बढ़ता है तो उसमें से जब धीरे धीरे कलियां निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, फिर उसके बाद डाल तैयार होती है, फिर एक पौधे के रूप में तैयार होता है, देखते हैं, है ना। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में मैं अगर स्वर की बात करूं तो स्वर में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। पहला तो आप ये जानेंगे कि जड़ स्वर कौन सा है, जड़ स्वर। ठीक है, जड़ स्वर कौन सा है। दूसरा भैया आपका कठोर स्वर, कठोर स्वर। तीसरा कोमल स्वर। चौथा शहीद वर्ण, या इसी को हम कहते हैं उदासीन वर्ण, या इसी को हम कहेंगे अमात्रिक स्वर। ये तीनों एक ही नाम है, इसको बताइएगा ये कौन सा है। ठीक है,
उसके बाद भैया आपके आते हैं क्या, नवीन स्वर, नवीन स्वर। अगला ये लिख लीजिएगा सांध्य स्वर। देखेंगे आप यहाँ पे कई पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट लगभग भी हो गई। तो जड़ स्वर या मूल स्वर एक ही होता है, तो जड़ या मूल स्वर एक और यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं, व्यंजनात् वर्ण, व्यंजनात् वर्ण, व्यंजनात् वर्ण। उसके बाद भी आप लिख लीजिएगा क्या, व्यंजनात् के बाद अयोगवाह, अयोगवाह स्वर ने अयोगवाह वर्ण लिखिए। ठीक है, चलिए अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, जड़ स्वर की, तो जड़ स्वर कौन सा भैया, तो जड़ स्वर आपके कौन कौन से हैं, इस पे अगर मैं चर्चा करूं तो जड़ स्वर आपके 4 होते हैं। कितने हैं, 4 हैं। वो कौन कौन से हैं, अ ई उ और री, अ ई उ और री, ये आपकी कौन से हैं, जड़ स्वर, या इसी का दूसरा नाम होता है मूल स्वर। ठीक है, क्यों जड़ स्वर, क्यों मूल स्वर, क्योंकि इन्हीं स्वरों से अन्य स्वरों का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर जैसे मैं अगर कोई पौधा अगर यहाँ पे लगाऊं, ठीक है, एक बात समझिएगा, अगर मैं कोई पौधा लगाऊं तो पौधे का जो पहले क्या है, जड़ है। अब इसी से क्या होगा, कुछ डालियां तैयार होंगी, कुछ इसी में पत्ते तैयार होंगे। तो एक जड़ से ही क्या हो रहा है, पूरा एक पौधा का निर्माण हो रहा है। उसी तरह जो जड़ से ही इन्हीं स्वरों से अन्य स्वरों का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, ये 4 हैं, बाकी आपके जो आपके 11 जो स्वर होते हैं, इन्हीं स्वरों से और भी 7 स्वर का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, दूसरा भी हम देखते हैं कठोर स्वर। कठोर स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कहीं न कहीं आपके मुख से कठोरता उत्पन्न होती है, या उनको बोलने के लिए कठोरता होती है। वो होते हैं आपके आ, ए और उ। ठीक है, कोमल स्वर होते हैं अ, ई और उ। एक बार अ ई उ के बोलिए, एक बार आ ई उ को बोलिए, देखिए किसमें कैसा क्या समझ में आ रहा है। आप अ ई उ बोलेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं बड़ा आसान है, लेकिन आप वहीं आप कठोर को जब बोलेंगे तब कहेंगे कि नहीं, हाँ इसको बोलने की अपेक्षा इसमें थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, इसलिए हम इसे कठोर स्वर कहते हैं, इसे हम क्या करते हैं, कोमल स्वर। ठीक है, या इसी को हम दूसरा नाम देते हैं शिथिल स्वर। क्या नाम देते हैं, शिथिल। ठीक है, सहित वर्ण, उदासीन वर्ण या अमात्रिक जो आपका स्वर होता है भैया, या वर्ण होता है, वो होता क्या है आपका, केवल अ ही एक ऐसा वर्ण है जिसे सहित वर्ण कहा गया, उदासीन वर्ण कहा गया और अमात्रिक। अमात्रिक तो समझ रहे हैं, इसका कोई भी मात्रा निशान नहीं होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं अमात्रिक स्वर। दूसरा सहित वर्ण इसलिए कहा जाता है भैया, क्योंकि आप देखेंगे आपके जो जितने भी आपके व्यंजन हैं, मूल व्यंजन आपके कितने हैं, 33। इन 33 व्यंजनों के साथ अ कहीं न कहीं किसी भी हिसाब से जुड़ा हुआ है। इसलिए जुड़ने के कारण आप सोचिए, अगर किसी एक ही व्यक्ति को बार बार हर बॉर्डर पे भेज रहे हैं तो वो हमेशा शहीद होने के लिए तैयार है, वो जा रहा है। इसी तरह 11 स्वर में क्या केवल एक ही यही स्वर मिला था जो सभी स्वरों के साथ लगाया गया, सभी व्यंजनों के साथ, इसलिए हम इसे सहित वर्ण कहते हैं। उदासीन इसलिए कहते हैं क्योंकि माना जाता है कि ये उदासीन होने लगा जब इसको सभी स्वरों के साथ भेजा गया। ठीक, अगला भैया नवीन स्वर। नवीन स्वर आपके 2 हैं, वो हैं आपका क्या, आई और औ। आई और औ माना जाता है कि हिंदी के 2 ऐसे स्वर हैं जिन्हें नवीन स्वर की श्रेणी में रखा गया है, एक आई है, एक औ है। अपभ्रंश में इन स्वरों की चर्चा नहीं मिलती है। ठीक है, इसके पहले जो स्वर है ना, प्राकृतिक में थे, मतलब प्राकृत भाषा में थे ए और औ, लेकिन अपभ्रंश में नहीं थे, अपभ्रंश में गायब हो गए, फिर सीधा किसमें दिखे, आपकी हिंदी में, जो कि हिंदी में इसका निर्माण हुआ आई और औ का, इसलिए हम इसे कहते हैं नवीन स्वर कहते हैं। अगला भी आपके सांध्य स्वर। सांध्य स्वर हम उसे कहेंगे जो संधि से मिलकर बने हैं, जैसे आपका आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ।
देखेंगे इन शांत स्वरों की जो संख्या होगी आपकी 7 है, ठीक है, क्योंकि इनका निर्माण कहीं न कहीं किसी भी स्वर से मिलकर हुआ है, इसलिए हम इसे कहते हैं सांधिक स्वर। अच्छा, ये जो आपके 3 हैं सजाती हैं, ये जो आपके 3 हैं विजाती हैं। मैंने चर्चा किया था सजाती और विजाती यहीं पे है, सजाती विजाती मिलाकर दोनों क्या बन जाते हैं, सांधिक स्वर बन। आगे देखते हैं भैया व्यंजनात् वर्ण। व्यंजनात् वर्ण कौन कौन से हैं, तो व्यंजनात् वर्ण 2 हैं, एक आपका अंग है, दूसरा आपका अ है। इन्हीं को हम कहते हैं व्यंजनात् वर्ण और इन्हीं को हम कहते हैं अयोगवाह, अंग और अ, ठीक है, अयोगवाह। अयोगवाह क्यों, तो चर्चा करते हैं अयोगवाह क्यों, क्योंकि देखिए अ मतलब होता है नहीं, योग मतलब जोड़, वाह मतलब वाहन, ठीक है। ऐसा वर्ड जो किसी के साथ भी क्या करे, वहन न करे, लेकिन मिले जुले सबके साथ जोड़ और तालमेल सबके साथ रखे, उसी को हम कहते हैं अयोगवाह। इसीलिए अंग और अह को न स्वर में रखा गया है न व्यंजन में रखा गया है, ये अलग से 2 वर्ण हैं अयोगवाह। देखिए अ मतलब नहीं, योग मतलब जोड़ या मेल, वाह मतलब वहन करने वाला, ठीक। ऐसा वर्ड जो किसी की भी साथ क्या हो, न मिले न जुले, लेकिन योग सबके साथ रखे और वहन सबके साथ हो। जैसे कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि आप क्या करते हैं अयोगवाह में, कि आप अगर अपने दोस्त को साथ इधर से साइकिल पे बैठा के लेके गए, लेकिन आपका दोस्त उधर से बाइक पे आ गया दूसरे के साथ और वो बाइक पे चला आया। जब वो बाइक पे चला आया इसका मतलब वो अयोगवाह है, आपके साथ साइकिल पे गया लेकिन उधर से उसके पास ऐसी सुविधा मिली वो बाइक पे चला आया, तो ना वो आपके साथ है ना वो उसके साथ है, लेकिन देखिए जोड़ और तालमेल दोनों के साथ रख रहा है। इधर से आपके साथ जा रहा है तो साइकिल वाले के साथ तालमेल रख रहा है, उधर से आ रहा है तो गाड़ी वाले के साथ, तो ना वो स्वर में है ना ही व्यंजन में है, लेकिन जोड़ और मेल दोनों के साथ। इसलिए हम इसे अयुग्वाह कहते हैं कि यह दोनों के साथ तालमेल रखेगा, लेकिन यह किसी में ना होगा, न स्वर के साथ होगा न व्यंजन के साथ, ये अलग, इसलिए हम इसे कहते हैं अयुग्वाह वर्ण, अंग और अ। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास है यहीं तक है। ठीक है, छोटी सी एक मैं क्लिप आपके सामने कोटेशन बोलना चाहता हूँ। ठीक है, बोल लूँ तो अच्छा ही होगा, हमारे कुछ लोग बहुत ही परेशान होते हैं, उसके लिए मैं अपने नहीं व्यंजन के लिए हम अभी कल 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 चर्चा करेंगे व्यंजन पे। नहीं ऐसी बात नहीं है सर, ठीक है, सारी चीजें कंठस्थ हैं। ठीक, व्यंजन पे हम चर्चा कल करेंगे, क्योंकि व्यंजन यहाँ पे आपको आंतरिक और बाह्य भागों में विभाजित करेंगे और इस चीज को हम बोलेंगे व्यंजन को। चलिए दोस्तों, तो एक चीज है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आपका सुबह से पहले अंधेरी घड़ी अवश्य होती है, सुबह से पहले अंधेरी घड़ी अवश्य आती है, लेकिन असफलताएं ही कभी कभी सफलता की स्तंभ होती है। वही बात समझिएगा, सुबह से पहले अंधेरी घड़ी अवश्य आती है, असफलताएं ही कभी कभी सफलता की स्तंभ होती है। ठीक है, इसलिए संघर्ष जारी रखिए। आपके पीछे जो भी असफलताएं हो रही हैं, कहीं न कहीं उसके पीछे सफलता छुपी हुई है। केवल संघर्ष करना है दोस्तों, जितना आप संघर्ष कर ले गए वो आपकी सफलता के ही क्या करेगा, कारण करेगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं। चलिए।